जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टुडेज ऑनलाइन क्लास। काइंडली मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ, काइंडली ज्वाइन कीजिएगा। ये आप लोग काइंडली अपनी अटेंडेंस लगा लें और देखिएगा। वालेकुम सलाम नबी। और देखिएगा कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी। ट्वेंटी 25 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। जैसे ही अब 50% ज्वाइनिंग होती है इंशाल्लाह हम शुरू कर देते हैं। जी थैंक यू ईशा। 30 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर दिए। أولئك 37 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू अरोज बेटा, अरीश थैंक यू। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो क़यामत के रोज उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने बड़ा फज़्ल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहीद और सालिहीन। अच्छा और स्टूडेंट्स, उन आप लोगों लोगों के के लिए बाद जो मैंने नबी और CTS पे तमाम ये एंट्रीज़ जो हैं वो अल्लाह का कर दी हैं। फज़्ल है और और अल्लाह अगर की आप वहाँ पर जन्नत CTS को ओपन काफ़ी करते है। हैं तो आप इंडिविजुअल लेक्चर के साथ उसमें जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्लस अगर आप लैब में जाएंगे तो लैब के अंदर भी इंडिविजुअल लैब जो हमने ड्यूरिंग दिस टेन्योर ऑनलाइन लेक्चर के दौरान मैंने इंडिविजुअल लैब डेट्स के साथ उसका जो डाटा है वो वहाँ पे भेजती है। उसी को सामने रखते हुए आपने एक प्रैक्टिकल जो है वो डाटा वहाँ पे अवेलेबल है, उससे आपने डिवाइस करना है। और इंशाल्लाह जब हम लोग मिलेंगे तो वी विल डेफिनेटली परफॉर्म दोज प्रैक्टिकल्स। 40 स्टूडेंट्स हो गए जी, हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एसेप्टिक एरिया है और हमारा चैप्टर जो है वो स्टीराइल प्रेपरेशन का है। और लास्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो ये हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है हमारे पास स्टीराइल एरिया के हवाले से वो हम लोगों ने डिस्कस करनी थी इसके अंदर। और हमने मटेरियल सपोर्ट एरिया, कंपाउंडिंग एरिया वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मटेरियल सपोर्ट एरिया और कंपाउंडिंग एरिया के बारे में हमने जब जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि दे आर नॉट नेसेसरली स्टीराइल, तो हम लोग उनको स्टीराइल ही रखते हैं ताकि कोई कंटेमिनेशन के चांसेस ना हो। लेकिन FDA या GMP CGMP के अंदर ये रिक्वायरमेंट ऐसे इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है। तो इसका तीसरा पार्ट जो हमारे सामने आता है वो आता है एसेप्टिक एरिया, जो कि डेफिनेटली स्टीराइल होना चाहिए। एसेप्टिक एरिया के और स्टीराइल रखने के लिए की ज़रूरत, एसेप्टिक एरिया की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज़ ये वो एरिया है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो आपकी कंपाउंडिंग के एरिया से निकल के और आपकी फिलिंग एरिया के अंदर आता है। और फिलिंग एरिया बेसिकली वहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो प्रोडक्ट है जब वो फिल होता है एम्प्यूल के अंदर या वाइल के अंदर तो वो इन कांटेक्ट आता है विद द एटमॉस्फेयर। तो इन दैट केस उस एरिया का स्टीराइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे की जाती है कि मिनिमल माइक्रोबियल और माइक्रोबियल कंटेंट इसके अंदर ग्रो कर सके और साथ ही साथ जो पार्टिकुलेट मैटर है वो इसके अंदर कम से कम जो है वो रहे। अगर वो वहाँ पे उसमें ऐसे पोर्स होंगे या वहाँ पे ऐसे स्पेसेस होंगे या कॉर्नर्स बने हुए होंगे तो देर आर चांसेस के पार्टिकुलर मैटर कॉर्नर में जाके फंस जाए या उन पोर्स के अंदर जाके जो है वो फंस जाए और मॉपिंग से भी वो साफ़ ना हो। सीलिंग्स, फ्लोर्स, वॉल्स जो हैं इन सबको सील किया जाता है। इसको प्रॉपरली ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसको अगर आप वॉशिंग भी की जाए तो वो ख़राब ना हो। तो उसकी वॉशिंग की जाती है, सैनिटाइज़ किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के साथ। कोई काउंटर्स होंगे वहाँ पे तो वो स्टेनलेस स्टील के काउंटर्स बनाए जाते हैं और उन काउंटर के जॉइंट्स जो हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं जिनको सील किया जाता है। राउंड जॉइंट्स होते हैं, कॉर्नर एजेस नहीं होते। ठीक है। इसके अलावा कोई लेजेस जो हैं, कोई जॉइंट्स जो हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है
डस्ट और डर्ट जहाँ पे रुक सकती है उन कॉर्नर्स को जो है वो ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा जो टैंक्स होते हैं इसके फिलिंग के लिए जो मटेरियल होता है उसके लिए जो टैंक्स होते हैं, अगर वो आमतौर पे इस एरिया के अंदर नहीं रखे जाते, वो कंपाउंडिंग एरिया के अंदर ही रखे जाते हैं। अगर कोई टैंक आपको यहाँ पे रखना पड़ता है तो टैंक जिस जगह पे आप प्लेस करते हैं उसको ऐसे प्लेस करते हैं कि कोई कॉर्नर ना बने। उसके पाँव जो हैं प्रॉपरली आप उनको उनको एम्बेड करते हैं फ्लोर के अंदर और उसको कवर करते हैं, राउंड करते हैं, उसको कवर करते हैं गुलाई के साथ ताकि वहाँ पे कोई एजेस ना बने। ठीक है। और टैंक भी आगे पीछे भी सेंटर में टैंक रखेंगे कि चारों तरफ उसमें आप मूव कर सकें। अव्वल तो रखते नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर इस तरीके से रखते हैं कि आप उसको डेली बेसिस पे क्लीन कर सकें, मॉपिंग उसकी जो है वो की जा सके। पर्सनल एंट्री जो होगी, जो पर्सनल यहाँ पे एंटर होंगे स्टीराइल एरिया के अंदर, वो थ्रू एयर लॉक्स एंटर होंगे जिनको आमतौर पे हम लोग बफर्स कहते हैं, बफर जोन्स कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि आमतौर पे 3 बफर्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं इस रूम को, बफर ए, बी और सी। बफर ए जो है वो कॉरिडोर के बिल्कुल पास होता है। पहले आप कॉरिडोर से बफर ए में एंटर होते हैं, फिर बफर ए से बफर बी में एंटर होते हैं, बफर बी से बफर सी में एंटर होते हैं और सी से फिर आप स्टीराइल रूम के अंदर एंटर होते हैं। तो बफर्स भी ये स्टीराइल होते हैं। स्टीराइल ओवरऑल्स दिए जाते हैं आपके जो वर्कर्स होते हैं, लेबर को स्टीराइल ओवरऑल दिए जाते हैं, स्टीराइल हैट्स दी जाती हैं, मास्क दिए जाते हैं, फुट कवर दिए जाते हैं। ये वही आजकल जो यूनिफॉर्म आप लोग देख रहे हैं कोरोना के हवाले से, अक्सर ये वही यूनिफॉर्म जो है वो तकरीबन वैसा ही पहन के वो अंदर मूव करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब वो स्टीराइल एरिया के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप स्टीराइल एरिया के अंदर जो है फिर रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, नहीं। आप जिस जगह पे आपको बैठाया गया है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने फिलिंग एरिया के ऊपर बैठना है और उसने देखना है प्रॉपर फिलिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो वो जब तक बैच कंप्लीट नहीं होगा वो उधर ही रहेगा। एक बंदा आगे जो है वो सीलिंग के ऊपर बैठा पर वो देख रहा है कि सीलिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो जब तक सीलिंग पूरा बैच कंप्लीट नहीं होता वो उधर ही रहेगा। कोई और इसके अंदर कोई काम अगर देख रहा है कोई ओवरऑल, तो वो जिस जगह पे बैठा हुआ है, जिस जगह पे खड़ा हुआ है, वो उधर ही रहेगा। और जब तक बैच कंप्लीट नहीं होता वो बाहर नहीं निकलते और ना ही उनके लिए कोई खाने की ब्रेक होती है। ठीक है। तो ये जेहन में रखिएगा, वो सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। ठीक है। तो इसलिए उनकी सैलरीज भी ज़्यादा होती है, उन्हें इंसेंटिव भी दिया जाता है उनको। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग फिलिंग प्रोसीजर, जो चीज़ मैंने आपको बताई है सारी फिलिंग प्रोसीजर के दौरान रिस्ट्रिक्टेड होती हैं जब फिलिंग हो रही होती है। बिकॉज एट दैट पॉइंट जब नीडल से, मैंने अगर आपको याद हो मशीन पे मैंने आपको गेज बताई थी कि नीडल की गेजेस होती हैं, तो जब नीडल से आपका मटेरियल निकलता है तो वो कुछ टाइम के लिए वो इन कांटेक्ट आता है विद द एटमॉस्फेयर। तो इसलिए ये सारा कुछ जो है उस एटमॉस्फेयर को साफ़ करने के लिए, साफ़ रखने के लिए। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंटल कंट्रोल एवेलुएशन है। जब आप लोगों ने, मैंने भी आपको बताया कि हम लोग इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं और हमें स्टीराइल इन्वायरमेंट चाहिए होती है, तो उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट है या नहीं है उसको एवेलुएट भी करना होता है हमने। तो उस एवेलुएट करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट एंड प्रोसीजर्स हैं। तो वो टेस्ट और प्रोसीजर हम लोग इन्वायरमेंटल कंट्रोल एवेलुएशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। टेस्ट आर कंडक्टेड टू एवेलुएट इन्वायरमेंटल कंट्रोल। These tests include counting viable and non-viable particles suspended in air and settling on workplace surfaces. इन टेस्ट के अंदर बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। आप एक चीज़ होती है लेकिन 2 जगहों पे आप यूज़ करते हो। आप काउंट करते हो वायबल पार्टिकल्स को और नॉन वायबल पार्टिकल्स को। वायबल पार्टिकल्स वो होते हैं जो नज़र आते हैं आपको, और नॉन वायबल वो होते हैं जो आपको नज़र नहीं आते। ये भी कह सकते हैं कि वायबल पार्टिकल्स वो होते हैं जो ग्रो करते हैं और नॉन वायबल वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है। तो इन पार्टिकल्स को सस्पेंडेड हों या तो एयर में, ये आपने चेक करना है कितने सस्पेंडेड हैं एयर में। और जब सस्पेंड हो गए तो ऑब्वियसली जब वो नीचे फॉल करेंगे ग्रेविटी के हिसाब से तो वर्क प्लेस के ऊपर भी वो गिरेंगे। ठीक है। तो आपने एयर में कितने हैं वो भी आपने देखना है और वर्क प्लेस के ऊपर कितने सेटल्ड हुए हैं वो भी आपने देखना है। A baseline count is determined by average multiplying count with facility in operating under control condition। तो baseline count एक ले लेते हैं। ठीक है। ये बेसलाइन काउंट जो है ये हम लोग लेते हैं बाय एवरेजिंग मल्टीपल काउंट्स। आप मल्टीपल टाइम पे रीडिंग्स ले लेते हो और उसकी एवरेज निकाल लेते हो। ठीक है। और ये तब किया जाता है, बेसलाइन पे भी ले लेते हैं। उसके बाद हम जब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, मशीनें चलती हैं, मैंने आपको बताया था जब मशीन चलती है तो उस वक्त क्या होता है कि पार्टिकल्स उड़ते हैं।
तो तब भी लिया जाता है और उसकी फिर डिफरेंट टाइम स्पैन पे रीडिंग लेने के बाद उसकी एवरेज लिया जाता है। ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम टेस्ट रिजल्ट्स आर फॉलोड केयरफुली फॉर हाई इंडिविजुअल काउंट्स। और आपने एक मैक्सिमम लिमिट जो मैंने आपको कल बताई थी यूएसपी और वीपी की, जो यूएसपी और यूरोपीय यूनियन की जो लिमिट है, वो लिमिट आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है वो। तो आपने वो लिमिट जो है उसको आपने सामने रखना होता है और आप बार बार काउंट नोट करते हो। जैसे ही काउंट उसके ऊपर जाएगा आपका प्रोसीजर जो है वो अब जीएमपी फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए हमें उसको फॉलो करवाने के लिए आपको उस जो टॉप है 3500 या 35,000 की जो भी लिमिट है उसके अंदर रहना होता है आपने, ठीक है। और ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं कि जैसे ही काउंट एक्सीड होगा तो अलार्म बज जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि काउंट एक्सीड होने का मतलब क्या है, जैसे काउंट एक्सीड होगा पार्टिकल हवा में ज़्यादा हो गए हैं, चांसेस बढ़ गए हैं कि ये पार्टिकल एम्प्यूल के अंदर जा सकता है फिलिंग के दौरान। तो इसको सामने रखने के लिए कुछ टेस्ट हैं, मेजरिंग पार्टिकल इन अ वॉल्यूम ऑफ सैंपल्ड एयर और मेजरिंग पार्टिकल दैट सेटल ऑन द प्रेशर सरफेस। ये दो चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। हम लोग फिर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहला टेस्ट, एक टेस्ट ये होता है कि जी पार्टिकल्स इन द एयर कितने हैं उनको मेजर करना, और दूसरा टेस्ट ये होता है कि पार्टिकल सरफेस के ऊपर कितने गिरे हुए हैं उसको मेजर करना। अब पहला अगर हम देख लें कि सैंपल्ड एयर के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल काउंटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एयर के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, हम उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल काउंटर जो है उसको यूज़ करते हैं। इसका प्रिंसिपल कुछ यूँ है कि मेजर लाइट स्कैटर्ड फ्रॉम पार्टिकल्स एट दे पास थ्रू द सेल ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम। तो एयर को सक किया जाता है, उसको किसी सिस्टम के अंदर से गुजारा जाता है और उस पर लाइट फेंकी जाती है। जितनी लाइट डिफ्लेक्ट होगी उतने पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसे आपको फिर काउंट किया जाता है। दिस सिस्टम ऑल्सो डिस्क्राइब द साइज डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड लाइट। साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बताएगा, जितना पार्टिकल बड़ा होगा उतनी ज़्यादा लाइट स्कैटर होगी, जितना पार्टिकल छोटा होगा उतनी कम लाइट स्कैटर होगी। तो इससे पार्टिकल साइज भी आपको मिल जाता। लेकिन आपको ये नहीं बता सकता कि पार्टिकल लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है, वायबल है या नॉन वायबल है। ये आपको सिर्फ ये टेस्ट नहीं बताएगा, पार्टिकल आपको काउंट कर देगा, ठीक है, उसका साइज़ भी बता देगा, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा जो पार्टिकल उसने काउंट किया उसमें लिविंग कितने थे और नॉन लिविंग कितने थे। ये यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नॉन लिविंग है अगर वो 100 काउंट किया तो वो 100 ही रहेंगे, लेकिन अगर लिविंग है वो 100 थे तो वो 100 नहीं रहेंगे, वो फिर मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियली। आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है बाइनरी रिप्रोडक्शन के थ्रू वो क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियली वो ग्रो करता है, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि आपको ये वायबल और नॉन वायबल में फ़र्क नहीं बता सकता ये टेस्ट। The need to control the level of microorganism in the environment it is also necessary to detect viable particles। अब environment के अंदर कितने particles हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये भी पता हो कि हमारे environment के अंदर viable particles जो है वो कितने। बेटा ना करो, viable particles कितने हैं। तो fewer in number than non viable only detectable as CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स के तौर पे viable particles को हम लोग नोट करते हैं आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड एट 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 48 आवर्स। तो जो हमारे पास वायबल पार्टिकल को नोट करना उसका एक ही तरीका है, उनको आप नोट करते हो एज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट या एज CFUs। तो इसके लिए आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एगर प्लेट्स जो है वो बनाते हैं। सैंपल जो है उसमें मल्टीपल वेज है, मैं आपको बताता हूँ कि हम ये कैसे काउंट करते हैं। लोकेशन फॉर सैम्पलिंग, प्लान टू रिवील पोटेंशियल कंटेमिनेशन लेवल, फॉर एग्जांपल फिलिंग ऑफ डिस्पेंस कंटेनर रिक्वायरिंग मॉनिटरिंग। अब आपने सैंपल कहाँ से लेना है, ठीक है। जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हैं वो अभी हमारे पास आगे वो आएगा, वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे फाइंड करते हैं। मीनवाइल पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जी हमने सैंपल लेना कहाँ से, किस जगह से हमने लोकेशन फॉर सैम्पलिंग जो है वो करनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें उन एरियाज़ के अंदर पता होना चाहिए जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल फिलिंग ऑफ डिस्पेंसिंग कंटेनर्स, जहाँ पे आपका एम्प्यूल फिल हो रहा है, जिसके नीडल के थ्रू फिल हो रहा है, इस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कंटेमिनेशन के, तो यहाँ से आपको सैंपल लेना है, नंबर 1। इसके अलावा गाउनिंग रूम, जहाँ पे गाउन पहन रहे हैं वहाँ पे चांसेस होंगे कि गाउन जो पहना है वो हो सकता है स्टीराइल ना हो और वो आप अंदर लेके चलेंगे तो इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो गई है। हाई ट्रैफिक साइट्स, दरवाज़ा जहाँ से बार बार खुलना है अंदर बाहर आपने, तो वैसे तो हम लोग मूव नहीं करते लेकिन समटाइम मूव करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो वो जो मूवमेंट के जोन्स हैं वहाँ पे हम लोग करेंगे। इसके अलावा फिलिंग एरिया मैंने आपको बता दिया,
फिर जहाँ पे सम टाइम इंडस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कन्वेयर लाइंस जो हैं वो एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाते हैं छोटा सुराख करके। वो जो आप एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाएंगे बाय स्मॉल होल इन इट, तो उस होल की जगह पे भी ऑब्वियसली दूसरा कमरा स्टीराइल नहीं है। इस कमरे में जो स्टीराइल है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो उस पर्टिकुलर होल में से हवा जो है वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ जाएगी, इसलिए वो वहाँ से जो नॉन स्टीराइल है वो हाई प्रेशर जोन के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन इवन देन चांसेस तो हैं, मूवमेंट हो सकती है, मेरे कुछ हाथ निकाल लिया बीच में से, तो इसलिए चांसेस होते थे वहाँ पर कंटेमिनेशन के, तो वहाँ पर भी आप लोग सैंपल जो है वो वहाँ से आप विड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है जी सैंपल साइज। सैंपल साइज कितना होना चाहिए? सैंपल साइज जो है इट शुड बी लार्ज इनफ टू ऑब्टेन मीनिंगफुल पार्टिकल काउंट। इतना ज़्यादा सैंपल साइज होना चाहिए कि मीनिंगफुल काउंट आपको मिल सके, ठीक है। साइट वेयर इट काउंट एक्सपेक्टेड टू बी लो, सैंपल साइज शुड बी इंक्रीज। जहाँ पे आपको लगता है कि आपका रिजल्ट कम आएगा या आपको लगता है कि यहाँ पे पार्टिकल कम आएंगे, वहाँ पे ज़्यादा सैंपल साइज लें, वहाँ पे ज़्यादा एयर को लें, ठीक है। या वहाँ पे ज़्यादा आपने मॉपिंग या स्वैपिंग करनी है वो करें जहाँ पे आपको लगता है कि कम पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है। सैंपल शुड बी एटलीस्ट 30 क्यूबिक फीट और मोर, ठीक है। तो 30 क्यूबिक फीट वॉल्यूम या इससे ज़्यादा का एयर सैंपल, कम से कम 30 क्यूबिक फीट हो, ठीक है। 30 क्यूबिक फीट का मतलब है सैंपल के 30 फीट इन विड्थ, 30 फीट इन हाइट एंड 30 फीट इन लेंथ, ठीक है। तो उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई और उसकी लंबाई वो 30 फीट होनी चाहिए, फिर ये क्यूबिक फीट बनेगा हमारे पास, ठीक है जी। तो ये है सैंपल साइज़ की कितना आपने लेना है। अब सैंपल साइज़ लेना कैसे है, इसके लिए कुछ डिवाइसेस हैं, एयर सैम्पलिंग डिवाइसेस। पहली डिवाइस जो है वो कहलाती है स्लिट टू एगर सैंपल। स्लिट टू एगर सैम्पलर। स्लिट टू एगर सैम्पलर जो है ये ऐसी डिवाइस होती है जो इन्वायरमेंट से एयर को ड्रॉ करती है, ठीक है, और उसको ड्रॉ करने के बाद थ्रू अ स्लिट उसको एगर सरफेस के ऊपर अप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करें कि आपका जैसे जो बड़ी टॉर्च लाइट आती थी, अगर आपको याद हो, ये हैंडल होता था, आगे इतना बड़ा बल्ब लगा होता था, उस किस्म की एक डिवाइस हो, और उस डिवाइस को आप जिस जगह उसकी लाइट है उसको आपने नीचे रखा हुआ है, यूँ आपने पकड़ा हुआ है, ये आपकी वो टॉर्च लाइट है। या ठहर नजर आ, एक मिनट, जस्ट मिनट, वेट अ मिनट जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी वो डिवाइस है, यहाँ से उसने एयर जो है वो सक करनी है, ये आपकी एगर प्लेट है। तो ये बेसिकली यूँ वो डिवाइस होगी, ऊपर से वो एयर सक करेगा, यहाँ से सक करने के बाद नीचे एगर प्लेट है, तो वो एयर एगर प्लेट के ऊपर फेंकेगा। जब वो एयर एगर प्लेट के ऊपर फेंकेगा तो एगर प्लेट पे जो पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट होंगे एयर के अंदर से। एयर तो साइड से निकल जाएगी, लेकिन जो पार्टिकल होंगे वो डिपॉजिट हो जाएंगे एगर प्लेट के ऊपर। इसको कहते हैं स्लिट टू एगर सैम्पलर। इसमें जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, वायबल पार्टिकल्स हैं, वो अडहेयर कर जाते हैं विद द एगर, और वहाँ पे फिर वो कॉलोनी फॉर्म करते हैं, CFUs बन जाते हैं। दूसरा जो है वो सेंट्रीफ्यूगल सैम्पलर है। सेंट्रीफ्यूगल सैम्पलर जो है ये एयर को पुल करता है इनटू द सैम्पलर। अगेन ये भी एयर को पुल करता है, सैम्पलर के अंदर पुल करता है, और पुल करने के बाद जैसे आपकी ये वॉशिंग मशीन का ड्रायर जोन होता है, जब वो घूमता है तो एयर अंदर की तरफ आती है, तो इसमें भी एयर अंदर की तरफ आएगी, और स्लिट्स लगी होती हैं साइड पे, जहाँ पे आपके सुराख होते हैं उसके अंदर जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ पे एगर प्लेट्स लगी होती हैं। तो जब एयर अंदर आती है वो एगर प्लेट पे गिरती है, और एगर प्लेट से एयर साइड से निकल जाती है, और उस पर आपका पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल सैम्पलर कहलाते हैं, ठीक है। तो इन दो तरीके से आप एयर जो है उसको आप कंट्रोल, आप एयर का सैंपल जो है वो ले लेते हैं, और सैंपल लेने के बाद उसको फिर आप उसको वायबल काउंट या नॉन वायबल, इस केस में वायबल काउंट जो है वो आप फिर कैलकुलेट करते हैं बाय जो आपकी एगर प्लेट्स होती हैं उनको निकाल के आप इंक्यूबेट करते हैं, और इंक्यूबेट करने के बाद आपको फिर आप काउंट कर लेते हैं कि कॉलोनीज़ कितनी बनी है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो माइक्रोबायोलॉजिकल सैम्पलिंग है। इसी के अंदर कंसिस्ट ऑफ एक्सपोजर ऑफ न्यूट्रिएंट एगर सैंपल, ये एक और मेथड भी है। इसमें आप क्या करते हो कि आप एगर प्लेट्स जो हैं वो बनाते हो पैट्री डिश के अंदर, ठीक है।
स्टीराइल इन्वायरमेंट में बनाते हो, उसके बाद उसको आप क्लोज करके कैरी करते हो, उस रूम में जाते हो जहाँ पे आपने, जो स्टीराइल रूम है आपका, और जगह जगह जाके उन एगर प्लेट्स को आप ओपन करके तो प्लेस कर देते हो। ठीक है, जगह जगह आप उन एगर प्लेट्स को प्लेस करते हो। अगेन एरियाज़ वही होते हैं जहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे आपको आपको इनको एक्सपोज करना है। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि सेटिंग प्लेट शुड बी एक्सपोज इन क्लास 100 एरियाज फॉर इंटायर फिल। ये एक और होता है कि जी इंटायर फिल का मतलब है आमतौर पे 7 to 8 आवर्स का प्रोसीजर होता है फिलिंग का। हम लोग एक बैच जो बनाते हैं ना, उसका साइज ऐसा रखते हैं कि 7 to 8 आवर्स तक वो पूरा हो जाए। तो वो कहते हैं जी ड्यूरिंग दी प्रोसीजर आप वहाँ पे जो पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन का एरियाज हैं वहाँ पे एगर प्लेट्स को ओपन करके रखें क्लास 100 के अंदर, और जब प्रोसीजर ख़त्म हो उनको जाके इंक्यूबेट करें, ताकि आपको पता लगे थ्रू आउट द प्रोसीजर वहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस थे या कितने कंटेमिनेशन हुई है। एक्सेसिव डिहाइड्रेशन ऑफ द एगर मीडिया शुड बी अवॉइडेड। वो ऐसी जगहों पर प्लेस नहीं करना है जहाँ पे तेज़ हवा आ रही हो। अगर लेमिना फ्लोर के नीचे रख देंगे तो वहाँ पे तेज़ हवा आ रही होगी, और वो तेज़ हवा एगर को जो है वो ड्राई कर देगी, और ड्राई एगर में फिर ग्रोथ नहीं आती। ठीक है जी, ये जो मैंने आपको 7 to 8 आवर्स बताया, ये दो साइंटिस्ट थे वाइट एंड नीवन, इन्होंने ये सजेस्ट किया था। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन या जीएमपी गाइडलाइंस हैं वो हैं कि एटलीस्ट 4 आवर्स तक आपने ये ड्यूरिंग द प्रोसीजर या प्रोसीजर करने से पहले आपने एटलीस्ट 4 आवर्स तक आपने अपने प्लेट्स को एक्सपोज करना है। इस पे जब प्लेट्स एक्सपोज होती हैं तो फिर वो, क्योंकि एयर तो खुद ही मूव कर रही है ना, तो कोई ना कोई पार्टिकल गिरे जाता है इस पे आके। ठीक है, इसलिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है कि हमें पता लगे कितने पार्टिकल उस एयर के अंदर वहाँ पे थे। ठीक है, एक और इसी में एक ये तो आपने देखा ना पेट्री डिश के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्लेट होती है, वो कहलाती है रॉडेक प्लेट। कौन सी? RODAC, रॉडेक प्लेट। रॉडेक प्लेट जो है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटरमिन करती है। इसके अंदर भी एगर न्यूट्रिएंट प्लेट होती है, और इरेगुलर सरफेसेस के ऊपर इसको आप नोट इरेगुलर सरफेसेस के ऊपर से कैलकुलेट करने के लिए रॉडेक प्लेट को हम लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर होता कुछ ये है, इसके अंदर से ये एगर प्लेट है आपकी। ठीक है, आम तौर पे हमारे पास जो पेट्री डिश होती है उसके अंदर हम एगर डालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास से, ये जैसे ये है, तो इसके अंदर ये सामान पड़ा हुआ है, ये बाहर एगर, ये बाहर होता है। लेकिन अगर ये है आपकी पेट्री डिश जिसमें एगर रखा है आपने, अगर ऐसे ना हो, रादर आपकी पेट्री डिश जो है ये यहाँ से ये क्लोज है। ठीक है, इसके बाहर की तरफ ऐसे उभरा हुआ लगा हो आपका एगर न्यूट्रिएंट, बाहर की तरफ एगर न्यूट्रिएंट लगा हो, जैसे वो आपके शूज़ साफ़ करने के लिए फोम आते हैं, या जैसे आपका ये वाइट बोर्ड साफ़ करने वाला आपका डस्टर होता है, उसके बाहर लगा होता है। ठीक है, तो उसको आप पकड़ के आपने अपने बॉडी के ऊपर से, अपने गाउन के ऊपर से, या अनइवन सरफेस के ऊपर से सैंपल लेना है, तो वो बाहर की तरफ अगर लगा होता है उससे फिर सैंपल लेते हैं। ऐसी प्लेट को रॉडेक प्लेट कहते हैं। क्वेश्चन आ गया जी अरूज सर, इंक्यूबेट फिलिंग प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद करेंगे, या अगर कंटेमिनेशन बियॉन्ड लिमिट हुई तो उसमें क्या करेंगे? इंक्यूबेशन तो प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद ही करेंगे, और अगर लिमिट आपकी, क्योंकि उससे पहले सारे के सारे बेटा आपने इनिशियली प्रोसीजर करने से पहले भी आपने एगर प्लेट्स को वहाँ पे रखा होता है। जब तक आपको ये श्योर नहीं होता कि 100% स्टेबिलिटी मेंटेन है, तब तक आप प्रोसीजर शुरू नहीं करते। नंबर 1, वो तो आपके पास बेस लाइन रीडिंग होती है। ये जो है ये बेस लाइन के बाद दोबारा जब प्रोसीजर हो तब भी आप प्लेस करते हो। आपको ये पता लगना चाहिए कि जब बेस लाइन रीडिंग आपकी जो लिमिट के अंदर थी, ड्यूरिंग प्रोसीजर और उसके एंड पे वो सारी रीडिंग आपको जो मिल रही है, वो रीडिंग जो है वो कभी उस लिमिट से ऊपर तो नहीं गई, बाहर तो नहीं गई। अगर उस लिमिट से बाहर गई तो ऑब्वियसली नंबर 1 वो बैच ज़ाया हो गया। ठीक है, नंबर 2, वो जो काउंट उसमें रेज हुआ है, वो काउंट मशीन चलने की वजह से रेज हुआ है, वहाँ पे जो लोग अंदर एंटर हुए हैं उसमें रेज हुआ है, उस सारे प्रोसीजर से वो रेज हुआ है। तो उस प्रोसीजर को आपने और ज़्यादा एक्सटेंजेंट करना है। ठीक है, ऑब्वियसली वो बैच आपका ज़ाया हो जाएगा। अगर उसके अंदर ग्रोथ इतनी ज़्यादा आ गई है, फिर उसमें ये भी करते हैं ज़ाया करने से पहले कि उसकी टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन कर देते हैं, उसको ऑटोक्लेव कर देते हैं फिल करने के बाद। ठीक है, और ऑटोक्लेव करने के बाद फिर उसकी 14 डेज़ की स्टेरिलिटी लगाते हैं,
और अगर उसके अंदर किसी किस्म की ग्रोथ ना आए फिर बैच जाएगा, अदरवाइज़ उसमें चांसेस ये होते हैं कि उसमें कंटेमिनेशन हो जाती है, तो इसलिए वो उसको यूज़ आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, तो ये थी रॉडेक प्लेट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसके अंदर जो माइक्रोबियल एवेलुएशन एंड क्लासिफिकेशन, इसमें फर्दर डिस्कशन ऑफ प्रपोज वायबल पार्टिकल्स टेस्ट मेथड एंड काउंट टू बी, ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यूएसबी के अंदर ये सेक्शन है 1116, ये लिख लें आप अपने पास। यूएसबी के अंदर सेक्शन है 1116, वहाँ से आप इसको, वहाँ पे माइक्रोबियल एवेलुएशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीन रूम एंड अदर कंट्रोल इन्वायरमेंट जो है वो उसकी डिटेल्स गिवन है, जो अगर कोई पढ़ना चाहे तो वहाँ से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं जाके। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो हैं वो रिज़ल्ट्स हैं। आपने रिज़ल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, जब ये सारे टेस्ट कर लेंगे तो आपने रिज़ल्ट्स जो हैं उनको आपने निकालना है, उनको इकट्ठा करना है और आपने चेक करना है कि रीडिंग्स जो हैं वो कैसे फ्लक्चुएट हो रही हैं। बेसलाइन रीडिंग क्या थी, ड्यूरिंग दी प्रोसीजर रीडिंग क्या थी, और एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर रीडिंग क्या थी, ये आपको पता होना चाहिए। और इस नॉलेज को फिर डिसेमिनेट करना लोगों में। अगर कहीं पे काउंट ज़्यादा आया तो उनको पता होना चाहिए कि फ़लाँ बंदे के पास ज़्यादा आया बिकॉज वो खांस रहा था, वो छींक रहा था, या उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी। ये सारी चीज़ें सामने रख के फिर आपने रिज़ल्ट जो है वो इंटरप्रेट करने होते हैं और उसको ऐड करना होता है इन दी सिस्टम, ताकि वो आइंदा के लिए वो आपको, अगर को सिस्टम में रिज़ल्ट ख़राब आ रहे हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आपको बैच ही चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर विद इन रेंज है लेकिन वो हायर लिमिट्स के ऊपर हैं तो वो आपने उसको फिर एक्सप्लेन करना होता है। एक और इसके अंदर टेस्ट हम लोग जो कॉमनली परफॉर्म करते हैं वो कहलाता है मीडिया फिल स्टडीज़। इसको प्रोसेस सिमुलेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। ये जो मीडिया फिल स्टडीज़ या प्रोसेस सिमुलेशन टेस्टिंग है बेसिकली, इसमें पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ छोटी सी चीज़ कि हम अपना प्रोसीजर करने से पहले, अब जब रूम आपने स्टीराइल कर लिया तो उसी रूम में आप एक ब्रॉथ मीडिया लेते हो जो कि कल्चर मीडिया होता है। सारे प्रोसीजर से जिस तरीके से आपका प्रोडक्ट फिल होना है, पैक होना है, उसी प्रोसीजर से आप इसको गुजारते हो और एम्प्यूल में फिल करते हो। अब यहाँ पे जो अच्छी बात है वो अच्छी बात ये है इसके अंदर जो जो अच्छी बात होने की जो स्ट्रिंजेंट है कि जी वहाँ पे तो आप एंटीबायोटिक या पानी या किसी और चीज़ को फिल कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप फिल कर रहे हैं ऐसे मीडिया को जो कि हाईली मतलब ज़बरदस्त ग्रोथ मीडियम है फॉर बैक्टीरिया। इसको फिल करते हैं और सारा प्रोसीजर रिपीट करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं और इसकी स्टेबिलिटी लगाते हैं और ये देखते हैं क्या इसमें ग्रोथ आई है कि नहीं। तो ये ओवर भी ज़्यादा एक्सट्रिंजेंट टेस्टिंग हो गई है अब। ठीक है, तो इसमें करते ये हैं, इट इन्वॉल्व्स प्रेपरेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्टीराइल ट्रिप्टिकेस सोया ब्रॉथ। तो ट्रिप्टिकेस सोया ब्रॉथ जो कि एक ग्रोथ मीडियम है बैक्टीरिया के लिए, इसको बनाया जाता है, इसको स्टीराइल किया जाता है और इसको उस स्टीराइल एरिया के अंदर एम्प्यूल में फिल किया जाता है। मीन वो तमाम जो प्रोसेस जो आपने करना है आम प्रोडक्ट के लिए उसको साइमुलेट किया जाता है विद ट्रिप्टिकेस सोया ब्रॉथ। फिलिंग दिस ब्रॉथ इनटू स्टीराइल कंटेनर्स अंडर कंडीशन डुप्लीकेटिंग फिलिंग प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट। आम तौर पे इसकी जो लॉट होती है 4750 यूनिट्स को लिया जाता है, बनाया जाता है। 47 और 50 अगर आप एम्प्यूल फिल कर रहे हैं तो 4750 एम्प्यूल्स फिल करने के बाद, सील करने के बाद उनको इंक्यूबेट किया जाएगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है, और 14 डेज़ के लिए 20-25 से लेके 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक 14 डेज़ के लिए, और ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए फिर इसको चेक किया जाएगा। ठीक है जी, इसमें पेज नंबर है 820, वो वहाँ पे आपको इसकी कुछ कंसिडरेशंस हैं वो आपको मिलेंगी, वो आपने ज़रूर करनी है। अब इससे आपको पता क्या लगता है स्टडी से, इफ़ द ग्रोथ अकर्स कंटेमिनेशन हैड एंटर द कंटेनर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अगर ग्रोथ हुई है तो मतलब कंटेमिनेशन थी वहाँ पे। टू पास द टेस्ट एटलीस्ट 95% कॉन्फिडेंस नॉट मोर देन 0.1% ऑफ द चैलेंज कंटेनर मे शो ग्रोथ। अगर 4750 कंटेनर्स आपने लिए थे तो नॉट मोर देन 0.1% ग्रोथ हो, तो अगर आप 4750 का 0.1 करेंगे तो 4.7 समथिंग आएगा, वो आपने देख लेना। इससे ज़्यादा के अंदर ग्रोथ नहीं आ सकती। अगर इससे ज़्यादा के अंदर ग्रोथ आई तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एरिया है वो स्टीराइल नहीं है, उन लिमिट्स के ऊपर नहीं है जिन लिमिट्स में आपने स्टीराइल प्रिपरेशन को फिल करना है। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टेस्ट है,
बहुत एस्ट्रिजेंट टेस्ट है, लेकिन ये बगैर आप कभी भी स्टीराइल की फिलिंग, स्टीराइल प्रेपरेशन की फिलिंग या पायरेट की फिलिंग आप नहीं करते। ठीक है जी। तो यहाँ तक था हमारा ये दूसरा पार्ट जो है हमारा इस चैप्टर का, जो प्रोडक्ट फैसिलिटी थी, प्रोडक्शन फैसिलिटी थी, वो कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो 47 हैं, 42 थे, अभी 47 तक रह गए हैं। इस तरीके से अगर बेटा जी आप करेंगे तो डेफिनेटली आप बता दें सबको कि फिर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। अभी आप लोगों ने काइंडली सबको कहें कि वो ज्वाइन किया करें, इस तरीके से नहीं मैं, बल्कि आज तो लेक्चर की डिटेल्स में अभी निकालता हूँ कि किसने मुझे ज्वाइन किया और किसने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास सारे इस वक्त यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, सो काइंडली आप मेहरबानी किया करें, आपको स्टडी जो है वो करनी चाहिए मेरे साथ आके और लेक्चर को अटेंड करना चाहिए। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।